जिंदगी सरिता में आप सबका स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ आप सबके लिए रूपमणि का रहस्य का 8वां भाग। अब तक आपने सुना मंत्री गंगा सिंह, युवराज उद्धव तथा राजकुमार मयूर तीनों एक अच्छे मूर्तिकार की तलाश में निकलते हैं। अनेक मूर्तिकार की कलाकारी देखकर अब वह सुनसान अलग थलग जगह पर रह रहे शिल्पकार के पास जा रहे हैं। जिस रास्ते पर जाना है वहां उनको एक जीव दिखाई देता है। युवराज मयूर उस पर कटार से वार करते हैं तथा वह बिल्ली की भांति दिखने वाला जीव वहीं ढेर हो जाता है। किंतु जब मंत्री गंगा सिंह उसका शव रास्ते से हटाने को उसके करीब जाते हैं, वह जीव अचानक जीवित हो उठता है और भाग जाता है। वह तीनों आश्चर्यचकित होकर देखते रह जाते हैं। अब आगे की कहानी। मंत्री गंगा सिंह बोलते, युवराज, ये जीव तो जीवित हो उठा और गायब भी हो गया, ऐसा कैसे हो सकता है? कितना अजीब है ना कि मरने के बाद जीवित हो उठा और गायब भी हो गया। युवराज उद्धव बोलते हैं, जी हाँ मंत्री जी, यह अत्यंत आश्चर्यजनक है। हम तो उसको मरा मान चुके थे, क्यों राजकुमार मयूर? राजकुमार मयूर बोलते हैं, हाँ युवराज उद्धव, अद्भुत है यह और अजीब भी। खैर चलो आगे चलते हैं, यहाँ से तो पैदल ही जाना है हमें। तीनों पैदल ही पगडंडी पर चलते हुए मूर्तिकार की कुटिया के पास जाते हैं। कितनी सुंदर, कितनी साफ सुथरी कुटिया बनी हुई है। राजकुमार मयूर बोलते हैं, युवराज उद्धव, कितनी सुंदर कुटिया है, कितना मनोहर स्थान है। उस रास्ते पर चलकर आते हुए तो ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा था। कितना सुंदर दृश्य होगा यहाँ का। शिल्पकार किसी प्रतिमा को बनाने में तल्लीन है। कितने सदे हुए हाथों से प्रतिमा को तराश रहा है, कोई आभास ही नहीं किसी के आने का। मंत्री गंगा सिंह बोलते, महादेव आओ। उधर से कोई जवाब नहीं आता। मंत्री गंगा सिंह फिर से शिल्पकार को पुकारते हैं, सुनिए महानुभाव। तब कहीं जाकर शिल्पकार प्रश्नवाचक दृष्टि से मंत्री गंगा सिंह की तरफ देखता है। शिल्पकार बोलता है, जी कहिए महोदय। मंत्री गंगा सिंह बोलते हैं, हम रूपगढ़ी के मंत्री गंगा सिंह तथा राजकुमार मयूर रूपगढ़ी के महाराज चंद्र प्रकाश के छोटे पुत्र और यह है युवराज उद्धव सिंह, महाराज के साले के पुत्र। शिल्पकार बोलता है, प्रणाम मंत्री जी, आप कहिए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? मंत्री गंगा सिंह बोलते हैं, महोदय, राज्य के राजमहल के मंदिर के लिए देवी माँ की प्रतिमा तैयार नहीं है, किंतु महाराज को प्रतिमा ऐसी चाहिए जो जीवंत लगे, देखने में ऐसी लगे कि अभी बोलने वाली है। शिल्पकार बोलता है, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं मंत्री महोदय? मंत्री गंगा सिंह बोलते हैं, शिल्पकार महोदय, आपको राजमहल में आकर अपने हुनर का परीक्षण देना होगा। शिल्पकार बोलता है, हम आपका अभिप्राय नहीं समझे मान्यवर। मंत्री गंगा सिंह बोलते हैं, राजमहल में शिल्पकारों की एक प्रतिस्पर्धा होगी। जिस शिल्पकार की प्रतिमा अधिक सुंदर और जीवंता ली हुई होगी, उस शिल्पकार को ही देवी माँ की प्रतिमा बनाने का सौभाग्य प्राप्त होगा। शिल्पकार बोलता है, किंतु हम प्रतिमा मनोभाव से बनाते हैं, किसी की आज्ञा से नहीं। प्रतिमा से हमारा जीवन यापन नहीं, अपितु प्रतिमा हमारा जीवन है। युवराज उद्धव बोलते हैं, शिल्पकार महोदय, आप महाराज की आज्ञा की अवहेलना कर रहे हैं। राजकुमार मयूर बोलते हैं, आप यह उचित नहीं कर रहे हैं, बहुत ही अनुचित व्यवहार हो रहा है आपका। मंत्री गंगा सिंह बोलते हैं, युवराज उद्धव तथा राजकुमार मयूर, आप दोनों शांत रहें। शिल्पकार महोदय बिल्कुल सत्य बोल रहे हैं। कोई भी कार्य यदि मन के भाव से न किया जाए तो वह सही नहीं होता है। शिल्पकार महोदय, मेरा आपसे नम्र निवेदन है, मेरा निवेदन महाराज की ओर से आप स्वीकार करें। यह देवी मंदिर का कार्य है, आप करेंगे तो हमें खुशी होगी और फिर आप भी राजा की प्रजा है, आपका भी कर्तव्य है राज्य के किसी भी कार्य में सहयोग करना। शिल्पकार बोलते हैं, राजा और राज्य की बात है तो हम अवश्य अपना कर्तव्य निभाएंगे मंत्रीवर, हम अवश्य स्पर्धा में हिस्सा लेंगे। मंत्री गंगा सिंह बोलते हैं, महोदय आपका शुभ नाम? शिल्पकार बोलता है, हमारा नाम विश्वेती है। मंत्री गंगा सिंह बोलते हैं, हमें आज्ञा दे विश्वेती, आपको सूचित कर दिया जाएगा। स्पर्धा का दिन निश्चित करने के पश्चात मंत्री सहित तीनों वहां से प्रस्थान करते हैं। उन तीनों को जाते ही विश्वेती एक जोरदार, एक भयानक अट्ठास, महाराज मंदिर का पुनर्निर्माण करेंगे। विश्वेती के होते हुए यह संभव नहीं है।
उधर रोशनी गांव में सरपंच के यहाँ न्यूज चैनल के चीफ पहुंच जाते हैं अपनी टीम की तलाश के लिए। सरपंच बोलता है, सर हमने मना किया था उन लोगों को कि उस तरफ मत जाना, वहाँ खतरा है, लेकिन उन लोगों ने मेरी एक बात नहीं मानी। चीफ बोलता है, सरपंच जी यह निर्णय तो मेरा था उनको वहाँ भेजने का। रूपबड़ी के रहस्य के विषय में हमने बहुत सुना था, यह भी सुना था वहाँ कुछ रहस्य दफन है। अब हम लोगों का तो काम है रहस्य से पर्दा हटाना। सरपंच बोलता है, सर वह तो सही है, लेकिन यह सही नहीं है। हर रहस्य पर्दा हटाने लायक हो, फिर जहाँ रहस्य है वहाँ खतरा तो होता ही है। चीफ बोलता है, सरपंच जी अब उन चारों की तलाश करने में आपको हमारी मदद तो करनी ही होगी। सरपंच बोलता है, देखिए सर उस तरफ इस गांव से कोई नहीं जाने वाला है, सब बहुत डरते हैं, कोई जोखिम भी नहीं उठाना चाहेगा। हाँ इतना हो सकता है कि रूपबड़ी की सीमा तक हम आपको पहुंचने में मदद कर देंगे, लेकिन सर जी हम तो आपसे यही कहेंगे उधर ना ही जाए तो अच्छा है। वह चारों तो खतरे के मुंह में चले ही रहे हैं, अब आप और आपकी टीम भी समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपसे। चीफ बोलता है, सरपंच जी मैं अपने रिपोर्टर और कैमरामैन को ऐसे ही नहीं खो सकता हूँ, मेरे बहुत प्रिय है वे चारों, उनकी तलाश के लिए मैं कुछ भी करूंगा। उधर राजमहल में महाराज बैठक में बैठे होते हैं, महारानी भी पास में। तभी एक सेवक आता है। सेवक बोलता है, महाराज की जय हो। महाराज बोलते हैं, आने का कारण बताएं। सेवक बोलता है, महाराज मंत्री गंगा सिंह जी, युवराज उधम सिंह जी और राजकुमार मयूर जी आपके दर्शन की आज्ञा चाहते हैं। महाराज बोलते हैं, ठीक है उन तीनों को भेज दिया जाए। सेवक बोलता है, जय हो महाराज। तीनों सेवक के कहने पर बैठक में प्रवेश करते हैं। मंत्री गंगा सिंह बोलते हैं, हाथ जोड़कर अभिवादन स्वीकार करें महाराज। युवराज उदय राजकुमार महाराज तथा महारानी के चरण स्पर्श करके आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। महाराज बोलते हैं, मंत्री गंगा सिंह जी कैसे आना हुआ। मंत्री गंगा सिंह बोलते हैं, महाराज हम अनेक संस्कारों से मिले, उनकी प्रतिमाएं देखी, सब अपनी कला में निपुण है, किंतु जीवंता जिसकी प्रतिमाएं हैं वह संस्कार विश्वेती अत्यंत मनोहारी प्रतिमाएं। युवराज उधर बोलते हैं, महाराज यही देखकर हम तीनों ने विचार विमर्श किया कि सभी शिल्पकारों की कला के परीक्षण हेतु एक स्पर्धा रखी जाए। राजकुमार मयूर बोलते हैं, स्पर्धा से हमें हर शिल्पकार की प्रतिभा का पता तो चलेगा ही, दूसरे सबकी बनाई प्रतिमा एक साथ देखकर हमें आकलन कर कौन अधिक है प्रतिभावान है यह निर्णय लेकर उनको चुनने में संशय न रहेगा। महाराज बोलते हैं, यह आप तीनों ने सही निर्णय लिया। मंत्री गंगा सिंह बोलते हैं, महाराज प्रतिस्पर्धा का दिन निश्चित करना है, वह तो आप ही निर्णय लेंगे। महाराज बोलते हैं, हम चाहते हैं मंदिर का कार्य अविलंब शुरू करना है, यही विचार कर हम चाहते हैं 2 दिन पश्चात यह स्पर्धा रख दी जाए। मंत्री गंगा सिंह बोलते हैं, जो आज्ञा महाराज। तीनों महाराज से आज्ञा लेकर अपनी अपनी दिशा में चल देते हैं। युवराज उधर अपने कक्ष में पहुंच जाते हैं, भीतर से साकल लगाकर जोरदार अट्टहास लगाते हैं। सब कुछ मेरी इच्छा अनुसार हो रहा है, विश्वेश्वर ने सब सही ही किया, अब आगे जो होगा उसके विषय में वे महाराज चंद्रप्रकाश सिंह सोच भी नहीं सकते हैं। आने वाले समय में यह सब मेरा होगा, सिर्फ मेरा, इस राज्य का महाराज मैं बनूंगा। मेरे पिता का अपमान किया था ना महाराज चंद्रप्रकाश ने, जो मेरे फूफाश्री हैं तथा मेरी बुआश्री ने साथ दिया था, अब बदला लेने का समय आ गया है। जादूगर विश्वेश्वर यदि हमारा मित्र न होता तो यह कभी संभव न होता। हम मंदिर का निर्माण निर्विघ्न कदापि न होने देंगे और ऐसा विघ्न मंदिर निर्माण में डालेंगे, और यदि निर्माण हो भी जाए तो त्रुटि तो निश्चित ही होगी उस मंदिर के निर्माण में। रात के समय सब अपने अपने कक्ष में सोए हुए हैं। तभी राजकुमारी सूर्यलेखा हड़बड़ा कर बहुत डरी सी जग जाती है। उन्हें लगता है उनके कक्ष में कोई है, उन्हें सोते हुए आभास होता है जैसे कोई जीव उनके बिस्तर से होकर गया है। वह डरते हुए बिस्तर से उठकर थोड़ी रोशनी करती है अपने कक्ष में। रोशनी होते हुए राजकुमारी के मुख से तेज चीख निकलती है। चीख इतनी तेज होती है जो रात्रि के सन्नाटे में महाराज महारानी के कक्ष तक
तथा दोनों राजकुमार तक भी पहुंचती है। महाराज महारानी जग जाते हैं। महारानी बोलती है, महाराज यह तो सूर्यलेखा की आवाज है, वह किसी मुसीबत में महाराज, जल्दी चलें उसके कक्ष की तरफ। दोनों राजकुमार भी अपने कक्ष से निकल तेजी से सूर्यलेखा के कक्ष की ओर दौड़ते हैं। राजकुमार कार्तिकेय बोलते हैं, राजकुमारी कक्ष का दरवाजा खटखटाते हुए, राजकुमारी दरवाजा खोला। सूर्यलेखा दरवाजा खोलो, क्या हुआ, तुम इतना तेज क्यों चीखी, क्या कारण है। तब तक महाराज महारानी भी सूर्यलेखा के कक्ष के बाहर पहुंच जाते हैं। तभी सूर्यलेखा कक्ष का दरवाजा खोलती है, जो बेहद डरी हुई है। महारानी बोलती है, क्या हुआ पुत्री, क्यों इतना डर रही है, क्या कोई बुरा स्वप्न देखा, क्या कारण है। राजकुमारी डरते हुए उंगली से एक तरफ इशारा करती है। वे चारों उस तरफ देखते हैं। यह क्या, यह तो वैसा ही जीव है, यह कक्ष के भीतर कैसे आया है। राजकुमार कार्तिकेय सूर्यलेखा के कक्ष से तलवार उठाकर उस पर प्रहार करते हैं, किंतु यह क्या, वह जीव तो एकदम गायब हो जाता है। कहाँ गया है, अभी तो यही था। महारानी बोलती है, न जाने क्यों कल से यह अजीब सा जीव कहाँ से आ गया है। राजकुमार कार्तिकेय बोलते हैं, माता श्री, क्या ये जीव आपने भी देखा। महाराज बोलते, आपने देखा मतलब, यह क्या कह रहे हैं आप राजकुमार, हम दोनों ने ही देखा है, हमने और महारानी ने, तथा हमने उसको समाप्त भी किया था, किंतु वह कुछ ही देर में वहां से जिंदा होकर चला गया। कार्तिकेय बोलते हैं, पिताश्री, कल मंदिर में भी ऐसा ही हुआ, ऐसा ही जीव था जो देवी मां को चढ़ाया गया भोग खाना चाहता था, तथा हमने अपने तीर से उसको समाप्त कर दिया था, किंतु कुछ समय पश्चात वह जीवित हुआ, उठकर चला गया। राजकुमार मयूर बोलते हैं, बिल्कुल ऐसे ही जीव को हमने भी समाप्त किया था। जब हम शिवकार की तलाश करते हुए शिवकार विश्वती की कुटिया पर जा रहे थे, वह जीव की मृत्यु के पश्चात कुछ समय बाद ही जीवित हो उठकर चला गया। महारानी बोलती, महाराज यही संकेत सही नहीं है, यह संकेत, यह बिल्कुल भी सही नहीं है, ये कुछ भी सही नहीं हो रहा है महाराज। एक ही जीव हम सबको दिखता है, उसकी मृत्यु के पश्चात वह जीवित होकर उठकर चला भी जाता है। यह विश्वसनीय है और डरावना भी तथा चिंताजनक भी है महाराज। महाराज बोलते हैं, महारानी, कल प्रातः ही हम कुलगुरु को बुलवाते हैं, वह भी तपस्या में थे, कुछ समय के लिए हो सकता है उनकी तपस्या पूर्ण हो गई हो। कुलगुरु ही बता सकते हैं अब तो यह हो क्या रहा है तथा इसके पीछे का कारण क्या है। शेष कहानी अगले भाग में सुनाती हूँ श्रोताओं। धन्यवाद।